नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैनेज ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, एनटीएससी हमारा पेपर होने वाला है बहुत जल्द और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व। और अब तक हम लोग इस सेशन के ठीक पहले क्या कर चुके हैं, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसमें करीब करीब अगर मैं गिनूं अपनी उंगलियों पे तो 20 से 25 सेशंस हैं हमारे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जो कि वहां पे हमने 10 डीपीक्यू सॉल्व की हैं। उसके बाद हमने 10 करीबन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस वाले सेशंस बनाए हैं और 2 हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं। तो यदि आपने ये नहीं देखे हैं या इनमें से कुछ भी मिस किया है तो प्लीज जाके उन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब आप एक फ्लो में चलते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, कनेक्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। और डीपीक्यू शीट अगर आप सॉल्व नहीं करें तो थोड़ी गलत बात हो जाएगी, बिकॉज यहां जो परीक्षा है ये वाली, उसमें सिर्फ सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि कौन कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, अपने मस्तिष्क की जो आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें रक्त प्रवाह कितना तेज करवा रहा है, कितनी ज्यादा चीजों को सोच रहा है। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो शुरू कर रहा है एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक। यूं देखा जाए तो ये चैप्टर जितना मैथ्स के पार्ट में आ सकता है उतना ही मेंटल एबिलिटी या फिर लॉजिकल रीजनिंग में भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे आपको आपके दिमाग के काफी सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिक्सचर देखेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज देखेंगे, रेशियो का यूज देखेंगे, और ये सारे टॉपिक्स आप मूलतः कक्षा 9वीं और 10वीं में नहीं पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 6th, 7th, 8th में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका इस सेशन है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पुरानी चीजों को रिवाइज करवाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, याद रखनी, तो क्या क्या याद रखें। तो कुछ चीजें जो हम भूल जाते हैं उनका भी रिवीजन यहाँ पे होगा इस पूरे सेशन में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट वीडियो 1, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसका नाम है रेशियो, ठीक है। तो रेशियो जो नाम है वो किस चीज का है, किस कॉन्सेप्ट का नाम है, जरा हम वो देख लेते हैं। तो भाई रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज, ठीक है। जब आप 2 क्वांटिटीज का रेशियो बता रहे हैं या रेशियो निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, is the number of times one quantity contains another quantity of same kind, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दूं तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। भाई अब एग्जांपल कुछ यूं है कि यदि आपको 4 कप चाय बनानी है तो उसके लिए आप कृपया करके 2 कप पानी, 2 कप वाटर, पानी लें, ठीक है। पानी को मैं प लिख देता हूं हिंदी में, पानी, ठीक है। और 3 कप दूध लें, मिल्क या फिर दी से दूध लें, ठीक है। चलिए दूध लिख दिया हमने। चलिए, तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई पानी और दूध का रेशियो बताइए तो आप बोलेंगे 2:3। तो आपने क्या किया, आपने ये बताया कि जो दो हमारी चीजें हैं उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक है। और ये इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि भाई आपको 4 कप बनाना है तो ये सिलसिला चलेगा, भाई 2 कप पानी और 3 कप दूध। आपको अगर 8 कप बनाना है तो फिर क्या हो जाएगा सर, डबल कर देंगे, तो भाई 4 कप पानी और 6 कप दूध, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका सिलसिला चलना चाहिए, ठीक है। अब यदि आप देखना चाह रहे हैं कि भाई चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 कप दूध, 2 कप पानी, 3 कप दूध, तो ये आपने क्या बताया कि दोनों कमोडिटी में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। तो रेशियो बताता है भाई चीजों के बीच में क्या रिश्ता होगा, ठीक है। द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई बी रिप्रेजेंटेड बाय x:y, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये बीच में जो 2 डंडियां, जो 2 डॉट दिख रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि x और y का रेशियो है, ठीक है। जिसमें x को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एंटीसीडेंट, जो न्यूमरेटर है उसको क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट, और जो
डिनोमिनेटर है उसको कहा जाता है कॉन्जिक्वेंट। ठीक है सर, क्या नाम याद रखना इतना जरूरी है? नहीं, इतना जरूरी नहीं है, पर पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई x को बोला जाता है एंटीसीडेंट और y को बोला जाता है कॉन्जिक्वेंट। ठीक है, और इनके रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं x अपॉन वाई, और ना जो इनका नेचुरल वे है लिखने का वो है x/y। ठीक है, मतलब अगर यहां पे आपको लिखना है कि भाई दूध और पानी का क्या रेशियो या पानी और दूध का क्या रेशियो है, तो 2:3 या फिर 2/3 आप बोल सकते हैं। क्या आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद आए जो आपने कक्षा 7वीं में पढ़े होंगे शायद? चलिए, अब इसके बाद रेशियो के टाइप कितने होते हैं? ठीक है भाई, रेशियो के कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कि हो सकता है आपके एनटीएससी में सीधे सवाल आ जाए कि इस वाले टाइप के रेशियो का आंसर बताओ। मतलब एक रेशियो दिया होगा और आपको बोलेगा दूसरा वाला निकालो। ये सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए वो है डुप्लीकेट रेशियो। क्या है ये? देखो, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है सर? सेम उसके जैसा। ठीक है, तो डुप्लीकेट में आप क्या करते हैं, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो, यदि दो नंबर्स ऑलरेडी रेशियो में है, यदि दो नंबर्स का रेशियो में के वजह से कुछ कनेक्शन है, तो जब आप उनके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, देयर स्क्वायर मतलब जब आप उनका स्क्वायर कर देंगे तो आपको डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे जो हमने पिछले सवाल में, पिछले एग्जांपल में देखा था 2:3, यदि मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो। तो अब सवाल कैसा बन सकता है भाई? सवाल बन सकता है कि भाई 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए या 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकाल दिए। तो जब आपको एक्चुअल रेशियो दिया हो और आपसे बोला जाए कि इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर कर दो, मतलब रेशियो को स्वयं से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कहते हैं आप क्या निकाल रहे हैं? डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहे हैं। इसका विपरीत चलता है, इसके विपरीत नाम वाला सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब डुप्लीकेट निकालने के लिए आपने क्या किया? स्क्वायर किया। सब डुप्लीकेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, डुप्लीकेट में आपने स्क्वायर किया, सब डुप्लीकेट में आप स्क्वायर रूट करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको बोल दिया जाए कि भाई 25:36 है दो चीजों का रेशियो, इनका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो। तो आप दोनों के निकालोगे स्क्वायर रूट, ठीक है, और अपना आंसर बताओगे। भाई 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया 5:6। क्या आपको यह समझ में आया? डुप्लीकेट में क्या करना है? डुप्लीकेट मतलब स्वयं के जैसा, तो स्वयं के जैसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। सब डुप्लीकेट मतलब उल्टा करना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया है 2:3। अब क्योंकि 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाता है? √2 और √3। यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया 25 और 36 का, तो क्योंकि वहां पे दोनों थे परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां हो गया आपका रेशियो 5:6। कौन सा रेशियो? सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, आसान थे दोनों। जी सर। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में था 2 बार, ट्रिप्लीकेट में होगा भाई, ट्रिपल का मतलब है 3, तो होगा 3 बार। तो एक नंबर को या दो नंबर्स के रेशियो को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करना, अर्थात क्यूब निकालना, कहलाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल आपको बोल दे भाई 1:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1:64। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने? सर ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है रेशियो को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 1/4 को जब आप 3 बार उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, और आपका उत्तर आएगा 1:64। ठीक है, तो इसे यहां पे दिया है उदाहरण के तौर पे, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 इज भाई 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब सब ट्रिप्लीकेट मतलब भाई सब का मतलब यहां पे है कि उल्टा करना। तो भाई ट्रिप्लीकेट में आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया था, सब ट्रिप्लीकेट में आप क्या करोगे? स्क्वायर क्यूब रूट निकालो, क्योंकि 3 बार रूट निकालेंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर आपको सवाल दे दिया जाए, जैसे यहां पे दिया है 1:125, तो पता लगाइए 1 का क्यूब रूट कितना, 125 का क्यूब रूट कितना, और वही आपका आंसर होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको सवाल में दे दिया जाए कि भाई मान लीजिए यहां पे कितना 512:343, इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। क्या निकालो? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो। और ये है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, इसका उत्तर आप बता सकते हैं इसी सेशन के कमेंट सेक्शन में। क्या करना है आपको? इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। ये चीजें याद रखनी, बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां पे जब हम पढ़ाएंगे तब भी आ सकते हैं, डीपीक्यू में भी आ सकते हैं, और परीक्षा में तो आ ही सकते हैं, क्योंकि इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद हो गए अब तक? सबसे पहले हमने पढ़ा रेशियो, फिर पढ़ा हमने डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट उसका उल्टा, ट्रिप्लीकेट पढ़ा, और सब ट्रिप्लीकेट उल्टा। चलिए, इसके बाद है इनवर्स रेशियो। ठीक है, इनवर्स जो शब्द है इंग्लिश भाषा का, हमारी अंग्रेजी भाषा का, उसका मतलब क्या होता है? सर इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा भाई 4/5 का इनवर्स बताओ, तो आपको उल्टा बताना है, तो 5/4। ठीक है, उल्टा का मतलब है जो नीचे, और जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। ठीक है, मतलब आप पैंट को पहनेंगे ऊपर और शर्ट को पहनेंगे नीचे, तो वो कहलाएगा इनवर्स ड्रेसिंग। ठीक है, तो किसी भी रेशियो का इनवर्स क्या होता है? सर उसी की वैल्यूज को ऊपर नीचे करना, लेकिन किंतु परंतु साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्या बोला आपको? द वैल्यूज ऑफ, देखो एंसीडेंट मींस न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट मींस डिनोमिनेटर। इन दोनों को जब आप इंटरचेंज करते हैं, जब आप ऊपर नीचे करते हैं, तब वो कहलाता है क्या? तब वो कहलाता है इनवर्स रेशियो। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्या होगा, कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा या फिर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको बोला होगा कि इन दोनों का रेशियो निकालो, फिर उसके इनवर्स का यूज करके किसी तीसरी चीज के बारे में बताओ। ठीक है, ऐसा कुछ आपको बोल दिया जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन, अभी तो मुझे पता नहीं है। चलिए, कंपाउंड रेशियो में क्या होगा भाई? जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज है, ठीक है, और आप उनको मिलाना चाह रहे हैं, उनको साथ में रखना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप निकालेंगे कंपाउंड रेशियो। मतलब सवाल की जरूरत ऐसी है कि आपको सारे रेशियोज को मिला के लिखना है, कंपाउंड करना है। तो उसमें आप क्या करते हो भाई? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करने के बाद अपने प्रश्न का उत्तर निकालते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे यहां पे आपको बोला था भाई 2:5, 6:7, 9:13 का रेशियो है, 3 अलग अलग रेशियो है, इनका आपको बताना है कंपाउंड रेशियो। तो आपने क्या किया? तीनों के न्यूमरेटर को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीनों के डिनोमिनेटर को आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और अपना आंसर लिख दिया है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था ये। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जितनी ज्यादा याद रखोगे उतना अच्छा होगा आपके और हमारे लिए। चलिए, प्रपोर्शन। अब रेशियो से जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है एक नई चीज के बारे में, जिसका नाम है प्रपोर्शन। क्या नाम है? प्रपोर्शन। ये क्या करता है? ये भाई यदि आप 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को बराबर कर दें, ठीक है, तो एन इक्वालिटी ऑफ, क्या बोला आपसे भाई? एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो जब आप 2 रेशियोज को इक्वल कर देते तो वो कहलाता है प्रपोर्शन। उदाहरण के तौर पे यदि आपने लिख दिया भाई A:B इक्वल्स टू C:D, ठीक है, तब आप क्या कह सकते हो? देन वी कैन से दैट ABCD आर इन प्रपोर्शन। तो भाई A:B इज इक्वल टू C:D, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि ABCD प्रपोर्शन में है, मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन है। और लिखने का तरीका जो कि बहुत जरूरी है, वो क्या होता है भाई? प्रपोर्शन होता है रेशियो का एक लेवल ऊपर, तो प्रपोर्शन का साइन भी कैसा हो जाता है? रेशियो से एक लेवल ऊपर, मतलब 2 जगह पे। ठीक है, तो वो कोलन जो होता है वो एक स्क्वायर टाइप का बन जाता है। ठीक है, चलिए, वेयर सिंबल, जो ये सिंबल है यहां पे जो कि आपको दिख रहा है, अब तो नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट्स प्रपोर्शन। ठीक है, एंड इट इज रेड एज A:B। उसको पढ़ते कैसे? मतलब क्योंकि अलग चीज है कुछ, A:B एज C:D। मतलब देखो अब यहां पे सेंटेंस का मतलब समझो, A:B, A B से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे C है D से जुड़ा हुआ। मतलब
जो रेशियो ए और बी का है, क्योंकि भाई नंबर्स के बीच में रेशियो मतलब नंबर के बीच कनेक्शन, ठीक है। तो जिस तरीके से ए जुड़ा हुआ है बी से, ठीक उसी तरीके से सी जुड़ा हुआ है डी से। क्या? ए इज टू बी एज सेम एज, बेसिकली मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा सी और डी में जुड़ाव है। Here A and D are called extremes, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब होता है जो बिल्कुल बाहर है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूम, मतलब एकदम कोने वाली जगह, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों कोने पर हैं ए और डी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक्सट्रीम्स कहा जाता है। और जो बीच वाले हैं जैसे बी और सी, इन्हें कहा जाता है मीन्स। क्या कहा जाता है? मीन्स। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स और ये बीच वाले क्या होते हैं? बीच वाले कहलाते हैं मीन्स, ठीक है। ये नाम याद रखना, आपके एग्जाम में कभी आ सकता है। कोने वाले एक्सट्रीम्स और बीच वाले मीन्स, राइमिंग तो है ही। चलिए स्क्रीन हम कर लेंगे यहां पे क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आने से पहले एग्जाम्पल आ गया है, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है आपसे कि भाई ए इज टू बी इज, और फिर बी इज टू सी का रेशियो दिया, वह सी इज टू डी का रेशियो दिया, और आपको बताना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो। चलिए तो भाई यहां पे आपको दिया है ए इज टू बी, क्योंकि कितना है 1:3। फिर आपको दिया है बी इज टू सी, वो कितना दिया है सर? वो दिया है 2:5, ठीक है। फिर सी से आप शुरू कर रहे हैं तो आपको सी दिया है भाई कितना सर? सी इज टू डी दिया है कितना? 2:3। चलिए अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको इन सबको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप? तो सर कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम पहले काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, पहले ए बी सी को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, इन दोनों को सेम बनाना है, तभी तो वो एक ट्रैक पे आ पाएंगे ना। अभी वो 3 के ट्रैक पे चल रहा है, वो 2 के ट्रैक पे चल रहा है, उनको यदि हम सेम ट्रैक पे ले आएंगे तो आसान हो जाएगा। तो यदि मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मुझे मिलेगा? सर जब आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a इज टू बी हो जाएगा 2:6 और b इज टू 3 हो जाएगा। देखो b इज टू सी कितना था? 3 2 6 और 5 3 15, तो 6 तो पहले से ही है, तो इस टू सी कर दिया तो यहां पे मिल जाएगा आपको 15। क्या आपको ये समझ में आया? क्या किया सर? हमने दोनों रेशियो को सेम ट्रैक पे ला दिया। अब वो 3 आ गया आगे 2 से मिलने के लिए 6 की तरफ, ये 2 आ गया 3 से मिलने के लिए 6 की तरफ, ठीक है। और 5 × 3 करने पे 15, ठीक है। अब आपको C और D को फिर से एडजस्ट करना है। तो भाई C है यहां पे कितना? 2, यहां है कितना? ऊपर है 15 और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 3 है। तो इनको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इनको हम करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 15 और 2 को सेम ट्रैक पे लाना है, तो 15 को 2 के ट्रैक में बताया, 2 को 15 के ट्रैक के बारे में बताया, तो वो सेम ट्रैक पे आ गया। वो सेम ट्रैक कौन सा हो जाएगा सर? 2 2 4, 2 6 6 2 12, 15 2 30 और 15 3 45। क्या किया आपने? आपने सबको एक ही ट्रैक पे ला दिया। कैसे? पहले आपने ए बी और बी सी को सेम ट्रैक पे लाया, कौन सा एलसीएम लेके? भाई जो कॉमन है, बी कॉमन था तो उसको बनाना आसान है। तो भाई बी में यहां किया 2 मल्टीप्लाई, यहां बी में किया 3 मल्टीप्लाई, दोनों सेम हो गए, देखो 6 हो गया। और उसकी वजह से आजू बाजू वाले भी अफेक्ट होंगे क्योंकि वो रेशियो में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए और बी में कनेक्शन है, तो यदि एक बी को कुछ होगा तो ए को भी कुछ ना कुछ होगा। सिमिलरली जब आपने सी और डी को किया तो आपका आंसर आना चाहिए यहां पे ऑप्शन ए, विच इज 4:12:30:45। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इसके बाद हमें जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में हम क्या पढ़ते हैं? तो भाई जब आप इस संसार में ऐसा बहुत कुछ होता है कि जो कि आपस में मिक्स करके कुछ नया बनाया जाता है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई गणित के हिसाब से वो कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा उसके बारे में सवाल क्योंकि आ सकते हैं अक्सर कई बार हमारे एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम समझ लें ताकि आसानी से जब भी हमें कुछ बोला जाए सवाल में या फिर एनटीसी एग्जाम में कि दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है तो कैसे मिक्स होंगे, क्या उनका हिस्सा रहेगा दो चीजों का या तीन चीजों का, मिक्स होने के बाद कितने हो जाएंगे, मिक्स होने के पहले क्या वजन थे, वो सब सवाल आ सकते हैं, तो उसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर की परिभाषा यहां बताई गई है गणित के हिसाब से कि जब
दो या ज्यादा चीजों को, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब हिस्से या पार्ट्स को एक सर्टेन रेशियो में, मतलब एक फिक्स तरीके से मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मंडे को सपोज 1 किलो चावल और 1 किलो दाल को मिक्स किया है, ठीक है, और ट्यूसडे को आप 2 किलो चावल और 1 किलो दाल मिक्स करने, ऐसे नहीं, तो वो सही मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर सही कैसा हो कि जब भाई हर बार एक फिक्स ही रेशियो में मिक्स किया जा रहा है दो चीजों को, और मिक्स करने के बाद जो नई चीज बन रही है उसे आप क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। न्यू प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा जो दी है यहां पे और के बाद, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इज नोन एज मिक्सचर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इज नोन एज मिक्सचर। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई सिर्फ मिक्स करना नहीं है, मिक्स करने का आपको कई बार बोला जाता है कि इस चीज का प्राइस निकालो, मतलब मिक्स करने से पहले जो चीजें थी उनके प्राइस दे देंगे अलग अलग, फिर मिक्स करने के बाद जो चीज बनेगी उसका प्राइस पूछ लेंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं वो ये होता है कि भाई दूध और पानी को मिक्स किया जा रहा है। अब जो असल दूध है उसकी कीमत है 40 रुपए किलो, ठीक है, पानी की कीमत मान लो है 10 रुपए किलो, ठीक है, जो भी मिनरल वाटर खरीद रहा है समझ लो। तो भाई अब जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा कि भाई 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाना है या 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाना है, तो जो कॉस्ट आएगी हर 1 लीटर की मिक्स करने के बाद, वो पता लगाने की जो विधि होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं मीन प्राइस। क्या ये समझ में आया? एक बार फिर से क्या बोला हमने कि जब आप मान लीजिए बहुत ही जो सामान्य सा एग्जांपल होता है कि दूध और पानी को मिक्स किया जा रहा है किसी मिल्कमैन द्वारा, तो उसने अब 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया है। अब ऐसा करने के बाद जो उसके पास रिजल्ट आया, जो मिलावट वाला जो सामान आया, उसकी कीमत कितनी होगी ये पता लगाना कहलाता है मीन प्राइस निकालना। तो इसमें आप क्या करते हो, तो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड मीन प्राइस। तो मिक्स करने के बाद जो आया उसकी यूनिट क्वांटिटी, यूनिट मतलब जैसे आप दूध मिक्स किया पानी में तो हो गया 5 लीटर, कैसे 4 लीटर दूध था 1 लीटर था पानी, मिक्स करोगे जो क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई 5 लीटर। पर आपको बेचना तो लीटर लीटर करके है, 1-1 लीटर बेचना है हर एक घर में मान लो, ठीक है, तो आपको हर एक लीटर की प्राइस पता होनी चाहिए। तो किसी भी कमोडिटी की किसी भी क्वांटिटी के एक यूनिट, 1 लीटर हो गया, 1 किलो हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो एक जो शब्द है उसे गणित में यूनिट कहा जाता है। तो एक क्वांटिटी 1 लीटर हो गया, मान लो 1 किलो हो गया, तो इनका प्राइस निकालना इज कॉल्ड फाइंडिंग मीन प्राइस, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी हायर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी, ठीक है। किससे ज्यादा होगा भाई, जो सस्ता है उससे ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसमें कुछ महंगा मिला रहे हैं। तो सस्ते में जब आप महंगा मिलाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सस्ते वाले से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वो जो महंगा वाला है उसका असर पड़ेगा और वो दाम को बढ़ा देगा, ठीक है। परंतु किंतु लोअर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर कमोडिटी। व्हाट इज डियरर, मतलब जो महंगा है। भाई बेसिकली मीन प्राइस कहां होगा, मीन प्राइस हमेशा होगा सस्ते और महंगे के एग्जैक्टली बीच में। किसके बीच में, सॉरी, सस्ते और महंगे के, महंगे और सस्ते के एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। तो जो ज्यादा है उससे कम और जो कम है उससे ज्यादा ही होगा आपका मिक्सचर का मीन प्राइस। तभी तो इंसान को फायदे का सौदा लगता है व्यापारी को मिक्स करना, ठीक है। कभी कभी मिक्स करना अच्छा होता है, कभी कभी मिक्स करना खराब। अच्छा कब, जब आप नमकीन को मिक्स कर रहे हैं तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, पर जब आप दूध में मिक्स कर रहे हैं तो फिर वो इंसान की तबीयत को खराब कर सकता है। चलिए अब मिक्सचर को एक और वर्ड जो कि नवाजा गया है जिससे कहा जाता है वो है एलिगेशन, ठीक है, AII एलिगेशन, ठीक है। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब मिक्स करना कैसे है तो वो जरा हम देख लेते हैं। इट इज द रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो in which 2 or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of desired price, ठीक है। अब ये जो रूल है आपको कैसे काम आता है, तो भाई आपको कितना मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है, किस दाम तक पहुंचना है, वो सोचने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, तो हमें ये पूरा एक मेथड है जो कि हेल्प करता है, ठीक है।
जिसमें आपको अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे दिया है देखो, N1 N2 इज द रेशियो इन विच टू क्वांटिटी शुड बी मिक्स्ड, ठीक है। अब भाई मिक्स करना है तो किस रेशियो में मिक्स करना है ये हमें बताता है कौन, N1 और N2, ये रहा, ठीक है। इसमें जो आपका A1 A2 होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालोगे पूरा आपका प्राइस, ठीक है। तो जब आपको रेशियो पता नहीं है, ठीक है, मान लो ये आपको रेशियो पता है और प्राइस पता नहीं है, तो दोनों केसेस में ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। अब आपको क्या पता है यहां पे, सपोज अगर आपको N1 by N2 निकालना है, ठीक है, मतलब सपोज इसका मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, कुछ यूं किया कि भाई आपने सोच लिया है कि भाई दूध और पानी को मिलाना है, ठीक है। अब दूध की कीमत है 40 रुपए, है ना। आपने सोच लिया कि भाई क्योंकि मुझे मेरा दूध 30 रुपए का बेचना है, ठीक है, क्या बेचना है, 30 रुपए का बेचना है। आपने दाम डिसाइड कर लिया, जी सर। अब आपको रेशियो डिसाइड करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे आप वैल्यूज पुट करोगे कि भाई A1 माइनस AW अपॉन AW माइनस A2, क्या हो जाता है यहां पे हो जाएगा A2, ये भी होगा A2, क्योंकि भाई दो है ना प्राइस, एक महंगा वाला एक सस्ता वाला, तो महंगे वाले में से माइनस और सस्ते वाले में को माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे कि भाई दूध का है प्राइस 40 रुपए, पानी का है 10 रुपए, और आपने सोचा है कि आपको दूध बेचना है 30 रुपए किलो, ठीक है, पानी मिलाने के बाद। पर अब आपको सोच रहे हैं कि किस तरीके से मिलाया जाए, तो आप क्या करोगे, आप रेशियो कैसे निकालोगे, भाई महंगे वाले में से आपका दाम माइनस और आपके दाम में से सस्ता वाला माइनस, क्या हो जाएगा आप सर, ऊपर आ जाएगा 40 माइनस 30 मतलब 10, और नीचे आएगा 30 माइनस 10 मतलब 20। तो 1:2 के रेशियो में, अर्थात 1 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, ठीक है, इतनी ज्यादा मिलावट करनी पड़ेगी। तो मुझे रेशियो पता नहीं था किंतु दाम मैंने सोच लिया था, तो ये किया, ठीक है। अब कभी कभी ऐसी आपके सामने समस्या आ जाएगी जब आपको दाम पता नहीं होगा पर रेशियो पता होगा, ठीक है। दाम कौन सा दाम, मीन वाला, ठीक है, बाकी तो पता होंगे पर ये वाला दाम पता नहीं होगा, मतलब ये दोनों तो पता होंगे आपको क्योंकि उसी से सवाल बनेगा, पर ये जो मीन प्राइस है वो पता नहीं होगा, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया, कहीं कोई शंका मन में, ठीक है। चलिए क्या क्या होगा आपके पास, या तो आपके पास रेशियो होगा या फिर आपके पास दाम होंगे, ठीक है। अगर रेशियो होगा तो यहां पुट करके आप AW मतलब दाम निकाल सकते हैं, यदि आपके पास दाम होगा तो इसमें पुट करके जहां पे आपका फॉर्मूला होना चाहिए कि मान लीजिए जहां पे A2 माइनस AW और AW माइनस A1 है, ठीक है, ऐसा कुछ करके आप आसानी से अपना जवाब निकाल सकते हैं। जो चीज आपको याद रखनी है कि भाई A1 जो है वो AW से छोटा है और A2 जो है वो AW से बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा और नीचे यहां पे जो बड़ा है उसमें से माइनस किया छोटा, ठीक है, हमेशा। तो जो भी छोटा होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। चलिए अभी हम और सवाल करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है मिक्सचर के अलावा टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क मतलब भाई कितने समय में कितना काम हुआ, कितने लोगों ने किया, उस सब की गणना करना आता है टाइम एंड वर्क के अंदर, ठीक है। फॉर डूइंग एनी वर्क सर्टेन टाइम इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियस सी बात है किसी भी काम को करने के लिए समय तो लगेगा, ठीक है। हेंस टाइम एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब अगर आपको 10 गड्ढे खोदने हैं तो आपको 4 घंटे लगेंगे, आपको 20 खोदने हैं तो आपको 8 घंटे लगेंगे। तो समय और काम दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ वर्क पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या बता रहा है, आपको बता रहा है भाई रेट ऑफ वर्क, ठीक है, इन यूनिट टाइम, ठीक है। इसमें वर्क को आपने क्या बोला, W, ठीक है, रेट को बोला आपने R और टाइम को बोला आपने T, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है भाई कि रेट मतलब सपोज अगर एग्जांपल के लिए आपको कहीं पे 100 गड्ढे खुदवाने, ठीक है, आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं एक दिन में 10 गड्ढे खोद सकता हूं, ठीक है। क्या बोला उसने, एक दिन में 10 गड्ढे। तो ये जो स्टेटमेंट है कि भाई एक दिन में 10 गड्ढे खोद सकता हूं, ये रेट है, ठीक है, कि वह व्यक्ति कितना काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है। अब आपको क्या खुदवाने थे, आपको 100 गड्ढे खुदवाने थे,
आपको क्या निकालना पड़ेगा कि भाई कितना टाइम लगेगा। तो आपने टाइम कैसे निकाला भाई, टाइम निकालने के लिए आपने ये किया कि कितना काम करना था डिवाइड बाय क्या रेट है। उदाहरण के तौर पे भाई आपको 100 गड्ढे खुदवाने थे, वो एक दिन में 10 करता है गड्ढे, तो मतलब डिवाइड करोगे तो 10 दिन में आपका काम होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको रेट दिया है और टाइम दिया है, आपको वर्क निकालना है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको कह दिया कि भाई मैं एक दिन में 10 गड्ढे खोद सकता हूं। ठीक है, अब आपके मेहमान आने वाले हैं 5 दिन के बाद, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई तुम 5 दिन काम करो, 5 दिन में जितने गड्ढे खुद जाएंगे उतने ठीक। तो भाई आपको अब निकालना है कि 5 दिन में कितने गड्ढे खुद पाएंगे। तो भाई आपके पास थे 5 दिन, एक दिन में वो खोदता है 10 गड्ढे, तो आपके 5 दिन में कितना वर्क होगा, कितना वर्क डन होगा, तो भाई 10 × 5 अर्थात 50 गड्ढे खुद जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए हम आगे पढ़ रहे हैं भाई सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अक्सर ये सवाल आते हैं कि भाई इतने व्यक्ति इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो उतने व्यक्ति उतने दिन में कितना काम करेंगे, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, द नंबर ऑफ मैन इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है भाई, आपको ऐसा दिया होगा कि भाई नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज दैट इज टेकन टू कंप्लीट द गिवन वर्क। मतलब जो भी काम सौंपा गया था उसको करने के लिए कितने व्यक्ति और कितना समय लगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिल जाएगा कितने दिन लगे, कितना काम हुआ। ठीक है, गिवन वर्क तो कितना काम हुआ। ठीक है, इसके बाद आप पता लगाते हैं कि भाई आपको अगर जरूरत है कोई और उसी सवाल में कुछ और जानकारी निकालने की। उदाहरण के तौर पे आपको बोला गया कि भाई 5 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं, तो कितना हो गया सर, 50 लोग हो गए। अब आप 50 काम हो गए, कितना काम हो गया, 50 हो गया। वो कितना काम किया भाई, 5 लोगों ने 10 दिन काम किया तो 50 काम किया। ठीक है, मतलब 50 संख्या या 50 यूनिट काम किया। ठीक है, अब आपको बोला कि बताइए कि अगर यही काम 20 लोग करेंगे तो कितना दिन में होगा। ठीक है, तो भाई 20 लोग करेंगे तो वहां पे इंटू यहां पे x, काम तो वही है तो 50, तो x की वैल्यू कितनी, 50 डिवाइड बाय 20, अर्थात यहां पे हम लिख सकते हैं 2.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे भाई, क्योंकि हमें पता है कि एक जो हमारा कॉम्बिनेशन है काम का और व्यक्ति का और समय का, वही दूसरे के लिए भी लागू होगा यदि काम सेम है तो। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या किया भाई, दोनों जगह पे 50 लिखा, मतलब काम सेम ही है। यदि काम सेम है तो एक सेट जो बनेगा व्यक्ति का और समय का, वो दूसरे सेट के बराबर होगा। किसका, व्यक्ति का और समय का। जैसे यहां पे देखो, पहले व्यक्ति थे 5 और समय था 10, अब व्यक्ति कर दिए 20 तो समय हो गया 2.5। क्या आपको ये समझ में आया? पर दोनों ही चीजें सेम ही कर रहे हैं, बट लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की संख्या है उनको काम करवाने के लिए। चलिए, इफ 2 persons कैन डू अ सर्टेन वर्क इन A and B days, अब अगर केवल 2 लोगों की बात हो रही है और वो कोई काम कुछ गिवन नंबर ऑफ डेज में कर लेते हैं, तो देन दे टुगेदर कैन सेम वर्क इन AB अपॉन A+B। ठीक है, अब मान लीजिए आपको आपके गार्डन में कुछ काम करवाना है। ठीक है, आपके पास एक माली आया जो ये बोलता है कि भाई साहब मैं यह काम 3 दिन में कर दूंगा। ठीक है, दूसरा माली आया, वो बोला प्रभु मैं ये काम 2 दिन में कर दूंगा। ठीक है, अब आपको थी थोड़ी सी जल्दी। ठीक है, आपने कहा ना 3 दिन ना 2 दिन, तुम दोनों मिलके काम करो और अब बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप भाई, एक ने बोला 3 दिन, दूसरे ने बोला 2 दिन, जब मिला के काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे कितने दिन में, तो भाई 3 × 2 होल डिवाइड बाय 3 + 2, कुछ इस तरीके से होगी गणना। तो ये हो जाएगा समय कि भाई 6/5 मतलब एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा पर काम हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? क्या बोला हमने 2 व्यक्तियों से काम करवाने के लिए पूछा, दोनों ने अलग अलग दिन बताए और दोनों ही हमारा जितना हमें समय था हमारे पास उससे कम थे। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को बोला मिलके काम करो भाई, तुम इतना काम करो तुम इतना काम करो, और दोनों ने मिला के कितने दिन में काम कर दिया वो पता लगाने का हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट एकदम तीर के समान स्टेट जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई AB अपॉन A+B, दोनों के दिन का गुणा डिवाइड बाय दोनों के दिन का एडिशन, क्या बोलते हैं अपन, है ना, तो जोड़ना।
दोनों के दिन का गुणा करना है, दोनों के दिन को ऐड करके हमें हमारा उत्तर निकालना है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। ये थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे से, पर आपका समय बचाएंगे एग्जाम में और आपको मार्क्स भी पूरे दिलवाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा टाइम एंड वर्क से कनेक्टेड। यदि M1 MD, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ दिन इज इक्वल टू, ठीक है, और M1 D1 H1, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, लोगों का काम, ठीक है, उनकी स्पीड वगैरह, टाइम वगैरह, ठीक है। यहां पे सब देखा है, देखो M है नंबर ऑफ मैन, कितने लोग काम कर रहे हैं, D है नंबर ऑफ डेज, H है नंबर ऑफ घंटे और W है वर्क डन बाय मैन, ठीक है। मतलब यदि चीजें बराबर होंगी तो सब कुछ बराबर होगा कि भाई अगर कुछ लोगों का 2 दिन का काम बराबर है तो उनका 2 घंटे काम भी बराबर हो सकता है। आप इस तरीके से घंटे को भी ला सकते हैं, मतलब अगर आपको आवरली कुछ दिया है कि भाई ये व्यक्ति 6 घंटे में करता है और ये पूरा ग्रुप है जो 8 घंटे में करता है, तब भी आप सिमिलर तरीके ही सही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको कई बार एग्जाम में सवाल किसका आता है, भाई पाइप का भी आता है कि भाई एक पानी के पाइप से टंकी को भरा जा रहा है तो कैसे भरा जाएगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। इफ अ पाइप कैन फिल एम्प्टी अ टैंक इन m आवर्स, मतलब समय का m घंटे लग रहे हैं, then the part of the tank filled emptied in 1 hour equals to 1 by m। अब ये जरा सोचने की बात है, देखो क्या बोल रहे हैं भाई, पूरी टंकी को, आप पूरी टंकी को एक मानेंगे, भाई एक ही टंकी है ना, तो आपने पूरी टंकी को, पूरे टैंक को माना एक, और इस एक टैंक को भरने में m घंटे लगे, मान लो 5, 6, 4 टंकी के साइज के हिसाब से। अब कोई आपसे बोले कि भाई मुझे पता हो कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरी होगी, सर पूरे समय को हम कर देंगे डिवाइड, क्योंकि m जो वहां पे सिंपली खड़ा है वो इस तरफ आएगा तो करेगा डिवाइड, तो आपको मिलेगा कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी, ठीक है। मान लो आप बोलते हैं कि आपकी टंकी 4 घंटे में भरती है, तो भाई 1 घंटे में कितनी भरेगी, भाई 1 घंटे में भरेगी 1/4, 1/4 है, क्योंकि 4 घंटे में पूरी भरती है। कोई बोलेगा 5 घंटे में भरती है अगर टंकी, तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो 1/5, क्योंकि 5 घंटे में पूरी भर रही है, तो 1 घंटे में उसका 5वां हिस्सा भरेगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि टाइम टेकन टू फिल अ टैंक, एक टैंक को फिल करने में कितना समय लगेगा, इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है, एंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक इज टेकन नेगेटिव। जब आप टैंक में भर रहे हैं तो आप कुछ ऐड कर रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। जब आप टैंक से कुछ निकाल रहे हैं तो घटा रहे हो, घटाने के लिए क्या साइन होता है, नेगेटिव या फिर माइनस साइन, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, आपको एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आता है कि भाई एक पाइप, एक टंकी में 3 पाइप है, 2 पानी जाने के लिए मतलब टंकी के अंदर, और एक पाइप है जो पानी बाहर निकालता है टंकी से, ठीक है। तो जो 2 पाइप जिनसे पानी अंदर जा रहा है, जिससे टैंक फिल हो रहा है, वो रहेंगे पॉजिटिव, और जो एक जिससे पानी बाहर जा रहा है वो रहेगा नेगेटिव। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सॉरी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ अ पाइप फिल्स अ टैंक इन MH एंड अनदर पाइप फिल्स इन NH, ठीक है, मतलब भाई 2 पाइप है ना, दोनों की मोटाई अलग अलग होगी, तो दोनों के पानी भरने की स्पीड अलग अलग होगी। तो यदि दोनों की स्पीड अलग अलग है और आपको दोनों को साथ में चालू करना है, तो आप क्या बोलोगे, भाई एक का अलग निकाला 1/m, दूसरे का अलग निकाला 1/n, और इनको कर दिया ऐड, और इतने से हमें मालूम चलेगा कि 1 घंटे में कितना पानी फिल होगा। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपके एक टंकी है जिसमें 2 पाइप है, ठीक है, एक से भरता है 3 घंटे में, दूसरे से भरता है 5 घंटे में, ठीक है। तो एक से भरा 3 घंटे में, दूसरे से भरता है 5 घंटे में। जब आप दोनों को अलग अलग चलाते हैं तब, ठीक है, मतलब पहले आपने एक बार चलाया इसको, टंकी भर गई 3 घंटे में, बंद किया, टंकी को यूज किया, पानी को यूज किया, वेस्ट नहीं करना, यूज करना है, ठीक है। फिर टंकी खाली हो गई, तो जब दूसरे वाले को चलाया तो उसमें 5 घंटे लगे। अब आपको सपोज कहीं जाना है, कुछ जल्दी है, तो आपने सोचा कि दोनों को साथ में चला देता हूं, तो अब आपको पता लगाना है कितने समय में वो होगा। तो अब क्या करोगे, सर इसका समय 1/3, इसका समय 1/5, इनको हम कर देंगे ऐड। 1/3 मतलब 1 घंटे में कितना, 1/5 मतलब 1 घंटे में कितना, और इनको आप ऐड कर दोगे तो आपको आपका समय मिल जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले
कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि टाइम एंड वर्क का एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास। काफी अच्छा सवाल लग रहा है भाई, ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्या बोल रहा है आपसे कि ए और बी जो हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो भाई मिलके काम कर रहे हैं ए और बी, टुगेदर लिखा है 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। ए से जब बात हुई थी पहले, उसने कहा था मैं अकेले करता तो 18 दिन में कर देता, परंतु वहां के इंजीनियर साहब बोले कि नहीं नहीं हमें तो पहले करवाना है, तो इसलिए दो लोगों को लगाया काम पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि बी अकेला करता तो उसको कितना समय लगता। चलिए यहां पे आपको बोला भाई ए प्लस बीज वर्क, ठीक है, कितना सर? वो है 12 डेज लगे। ठीक है, अब 12 दिन में पूरा काम हुआ। ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना होगा यह बताएंगे मुझे। सर उसका 1 डे वर्क होगा भाई, 12 दिन आपने काम किया, एक दिन में आपने कितना काम किया होगा? तो एक दिन में आपने 12वां हिस्सा खत्म किया होगा। ठीक है, तभी तो 12 दिन में खत्म हो गया। भाई सपोज आपको 12 दिन में मान लीजिए 144 लगाने थे पौधे, तो आपने पहले दिन लगाए 12, दूसरे दिन लगाए 12, ऐसे करते करते आपका 12 दिन में पूरा काम खत्म होगा। ठीक है, अगर अपन ए की बात करें तो ए को लगते सामान्यतः 18 डेज। ठीक है, मतलब जब वो अकेले करता, तो अगर वो 18 दिन में पूरा काम कर रहा है, अब वो 18 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर एज 1 डे वर्क होना चाहिए, एज 1 डे वर्क होना चाहिए 1/18। ये कहां से आया भाई? 18 दिन में पूरा काम कर रहा है, एक दिन में 18वां हिस्सा करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपने अगर 4 दिन में एक चॉकलेट खाई है, तो आपने मान लो चॉकलेट में जितने भी हिस्से हैं आपने एक दिन में कितनी चॉकलेट खाई होगी? सर उसका चौथा हिस्सा, तभी तो वो 4 दिन में खत्म हो गई। चलिए, अब जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का काम होगा वो मिलके होगा, तो 1/18 ए का काम प्लस 1/x बी का काम, और इन दोनों का काम मिला के हो रहा है 1/12। ठीक है, वाई 1/12? क्योंकि देखो तीनों जो हमारे ये जो लिखा हुआ है वो तीनों किसके बारे में? एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, तो जब अगर आपका बेस सेम रहेगा तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो 1/x हो जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/18। ठीक है, अब आप लेंगे 12 और 18 का एलसीएम, तो शायद 60 होता है क्या? नहीं, 18 दूनी नहीं 36 हो जाएगा। 18 और 12 को एलसीएम तो 6 से होगा, 2 और 3 36। यस सर, तो 12 3 जा 18 2 जा, तो 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2/12। 12 36 माइनस कितना होगा यहाँ पे? नीचे एलसीएम था 36 रहेगा, तो 1/x हो जाएगा कितना? 1/36। चलिए, तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो बी व्यक्ति है वह 36 दिन में पूरा काम करता, जबकि ये महाशय ए कितने दिन में कर रहे थे? 18 दिन में कर रहे थे, और इनको मिला के कुल मिला के 12 दिन में पूरा काम हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, एक बार कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं, उनका आंसर भी आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। क्या किया था हमने पहले पता लगाया दोनों को मिला के कितने दिन लग रहे, तो दोनों को मिला के लग रहे थे 12 दिन। ठीक है, ए को अकेले को लग रहे थे कितने दिन? तो ए को अकेले को लग रहे थे 18 दिन। ठीक है, अब आपको लगाना था बी को कितने लगेंगे, तो पहले आपने ए और बी का मिला के जो काम था उसको एक दिन के काम में कंपेयर किया। देखो ये 12 दिन अलग, 18 दिन अलग, तो इन दोनों को बराबर बेस पे लाने के लिए हमने कहां पकड़ा उनको? एक दिन के काम पे। भाई एक एक दिन का चेक करो ना, बाकी पूरा तो बाद में चेक करेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम 1/12, ए का एक दिन का काम 1/18, फिर बी का आपको निकालना है, तो भाई ए और बी मिला के काम कर रहे थे, तो भाई सबका एक दिन का काम जोड़ा गया ताकि हम टोटल एक दिन का काम निकाल पाए। वो हमने निकाला, सॉल्व करके x की वैल्यू भाई 36, मतलब जो ये कहती है कि 36 दिन में बी अकेले काम करता यदि ए उसके साथ नहीं होता तो। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें जो हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में,
और काफी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट पे। ये साइंस में भी होता है, मैथ्स में भी होता है। साइंस में थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा होता है, मैथ्स में क्वेश्चन जैसे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारे पास इसको हम रिवाइज करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में क्या जानकारी दी है। तो भाई ये बताया गया कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब समय, गति और दूरी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ज्यादा दूरी तय करनी है, ज्यादा डिस्टेंस तय करना है तो फिर स्पीड या तो ज्यादा करनी पड़ेगी या समय ज्यादा लगेगा। तो इन तीनों के बीच में हमेशा कनेक्शन रहता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे हमें सिचुएशन सवाल में सॉल्व करने को दी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज कैन बी सॉल्व यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। हमारे पास कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, उनका उपयोग करके हम बता सकते हैं, हम हमारे सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इधर बेसिक फॉर्मूला जो एकदम सिंपल फंडा होता है वो ये होता है कि भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब यदि आपको गति निकालनी है, यदि आपको स्पीड निकालनी है तो दूरी को डिवाइड करना पड़ेगा समय से, ठीक है। भाई आपने कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, यदि आप ये माप पाएंगे तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे, अर्थात दूरी को निश्चित कर देंगे, तो स्पीड और टाइम में सीधा सीधा कनेक्शन हो जाता है। क्या कनेक्शन हो जाता है भाई, स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अर्थात यदि आपकी दूरी फिक्स है, दूरी तय करनी, मान लो आपको भोपाल से इंदौर तक की, मान लो उदाहरण के तौर पे, तो भाई भोपाल से इंदौर की दूरी फिक्स है, भोपाल इंदौर अपनी अपनी जगह पे तय है, हिल नहीं सकते। परंतु भोपाल से इंदौर जाते समय अगर आप मान लीजिए 2-4 गाड़ियां हैं तो भाई स्पीड और समय में उल्टा कनेक्शन होगा। अर्थात जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वह गाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी और जिसकी स्पीड धीमे होगी वह गाड़ी देर से पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड और समय उल्टा चलते हैं। स्पीड ज्यादा, समय कम, स्पीड कम, समय ज्यादा, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा है, देखो, जब आप स्पीड और समय को कंपेयर करेंगे तो दो चीजों की स्पीड और दो चीजों के समय में वही संबंध होगा, वही रिलेशन होगा, ठीक है। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होता है, तो डिस्टेंस और टाइम में सीधा कनेक्शन होता है। अर्थात यदि आपने स्पीड तय कर दी है कि मैं कुछ भी हो जाए गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाऊंगा, ठीक है। यदि आपने ये तय कर लिया है तो जितना ज्यादा समय आप तय करेंगे, जितना ज्यादा समय आप लगाएंगे गाड़ी में, उतना ज्यादा दूरी, उतना ज्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर पाएंगे। यदि आप समय कम लेंगे डिस्टेंस कम होगा, समय ज्यादा लेंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल। यदि आपको ज्यादा दूरी तय करनी है ज्यादा समय लगेगा, कम दूरी तय करनी है कम समय लगेगा। फिर यदि आप समय को कांस्टेंट कर देंगे तब क्या होगा, तब स्पीड और डिस्टेंस में सीधा सीधा कनेक्शन होगा। जब टाइम कांस्टेंट तो स्पीड और डिस्टेंस में सीधा सीधा कनेक्शन होता है। चलिए, अब एग्जाम में अक्सर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नेक्स्ट वाला, वो ये है कि भाई साहब एग्जाम में अक्सर क्या होता है, स्पीड अलग अलग यूनिट में आती है। कभी वो मीटर पर सेकंड में आ सकती है, कभी वो किलोमीटर पर आवर में आ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको उनको परिवर्तित करने की जो विद्या है, जो कला है, वो पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि भाई आपका जो सवाल है उसमें स्पीड किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में शायद ज्यादा बेहतर आंसर देगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड होगी, ठीक है, उसको गुणा भाग कर देंगे 5/18 से, ठीक है। सर व्हाट इज दिस 5/18? देखो बेसिकली अगर मैं आपको फंडा समझाऊं तो फंडा यह है कि भाई स्पीड में होता है वैसे किलोमीटर पर आवर क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। अब किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाता है 1000 मीटर, ठीक है। और जब आप 1 घंटे को चेंज करेंगे सेकंड्स में तो वो हो जाता है कितने, 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो मतलब किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, फिर घंटे से सेकंड पे जाने के लिए 3600 से डिवाइड करो। अब मनुष्य है भाई आलसी जीव, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल होके ये आता है 5/18,
ठीक है। तो मतलब जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी जगह पे उपयोग होता है भाई। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे जब आपके पिताश्री गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो घर से निकलते वक्त क्या गाड़ी शुरू करते ही उनकी स्पीड सीधे 50 हो जाती है? नहीं सर। जब हम गली में होते हैं, अपने घर की सड़क पे होते हैं, तो हमारी स्पीड 10 या 20 होती है। जब किसी हाईवे पे होते हैं तो स्पीड 80 तक पहुंच सकती है या 60 पे पहुंच सकती है। जब हम शहर के अंदर हैं, किसी मेन मार्केट के पास हैं, तो स्पीड शायद 40 हो सकती है। तो भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड होती है। परंतु किंतु हम जब बताते हैं कि भाई हमारी स्पीड कितनी थी, तो हम बोलते हैं लगभग 40 के आसपास, ठीक है। तो ये जो लगभग जो हमने शब्द यूज किया, ये बेसिकली हम क्या बताते हैं कि एवरेज मतलब सामान्यतः कितनी स्पीड रहती है, ठीक है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं? तो भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आप भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप भोपाल शहर में हैं तो आपकी स्पीड होगी मान लीजिए 40 की, ठीक है। जब आप हाईवे पे रहेंगे तो आपकी स्पीड होगी 100 की, ठीक है। फिर जब आप इंदौर शहर में चले जाएंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी मान लीजिए फिर से 30 की, ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्पीड है, ठीक है, अलग अलग जगह पे हमें एक बताना है कि भाई आपने ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड पे भोपाल से इंदौर गाड़ी चलाई। तो हम थोड़ी बोलेंगे पहले 40, फिर 100, फिर 30, या फिर कभी होगा बीच में हो सकता है कभी आप रास्ते में कोई ढाबा आ जाए तो वहां पे आपकी स्पीड 60 हो गई हो कि भाई कुछ खाना पीना है तो पहले से गाड़ी रोक के चलते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से। तो इसलिए अलग अलग स्पीड होती है हमारी गाड़ी चलाते समय। उसको हमें नापने के लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस, जितनी दूरी आपने तय की कुल मिला के, वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जैसे भोपाल से इंदौर में आपकी कहीं स्पीड 40 थी, कहीं 30, कहीं 100, कहीं 60, कहीं 80, लेकिन आपने क्या किया? आपने गिना कि भाई भोपाल से इंदौर की दूरी 180 किलोमीटर, ठीक है। भोपाल से इंदौर जाने में मुझे लगे 4 घंटे, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? तो भाई 180 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करने पे कितना आएगा? 4 4 1645 आएगा शायद, है ना। तो हालांकि कहीं कहीं मैं गाड़ी 40 पे चला रहा हूं, कहीं कहीं मैं गाड़ी 30 पे चला रहा हूं, कहीं पे मैंने गाड़ी 100 पे भी चलाई है, ठीक है, परंतु एवरेज स्पीड मेरी 45 की रही, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। इस पे विस्तृत चर्चा आप तब करेंगे जब हमारे पास सवाल आएंगे। फिलहाल के लिए तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला कहीं लिख लीजिए ताकि आप भूले ना इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब भाई जीवन में हमेशा एक ही गाड़ी तो नहीं चलेगी जो रोड पे, कभी कभी 2 गाड़ियां चलेगी, कभी 3 गाड़ियां चलेंगी। तो भाई एक दूसरे के मुकाबले जब आप स्पीड को कंपेयर करते हैं उसे कहा जाता है रिलेटिव स्पीड। क्या कहा जाता है? रिलेटिव स्पीड। तो जब आप स्पीड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब आप कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो यदि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, और कोई ट्रेन जो आपके बाजू में है, ठीक है, मतलब आपकी ट्रेन के साथ साथ चल रही है, तो वो आपको थोड़ी स्लो चलती हुई दिखाई देती है। वहीं कोई ट्रेन यदि आपकी ट्रेन के उल्टी दिशा में जा रही है तो वो ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में पलक झपकते ही गायब हो गई, है ना। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि यदि ट्रेन आपकी ट्रेन के साथ चल रही है तो वो बहुत देर तक साथ चलेगी, ठीक है, कि भाई दोनों साथ में चल रही है। पर अगर यदि वही अपोजिट दिशा में चल रही है तो सेकंड्स के अंदर अंदर ट्रेन गायब हो जाती है। ये होता है रिलेटिव स्पीड, जब दो चीजें या तो एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, सेम डायरेक्शन, या फिर उल्टी दिशा में चल रहे हो, ठीक है। जब उल्टी दिशा में दो चीजें चलती हैं तो उनकी स्पीड अलग हो जाती है, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड अलग हो जाती है, ठीक है। जब उल्टी दिशा में आप चलते हैं तो आपकी स्पीड जुड़ जाती है। क्यों भाई? क्योंकि सर जी उनको भी निकलना है, हमको भी निकलना है, ठीक है, वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मिला के दूरी तय कर लेंगे, इसीलिए हमारी स्पीड एड अप हो जाती है। एग्जाम्पल अगर आपने बॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा, भाई एक
ब्रिज के ऊपर एक तरफ हीरो रहते हैं, एक तरफ हीरोइन जी रहती हैं, तो जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के जाते हैं तो फटाफट ब्रिज का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दूरी दोनों को तय करनी है। अगर दोनों साथ में तय करेंगे, साथ में मतलब एक दूसरे की तरफ आते हुए तय करेंगे, तो भाई थोड़ा आपने चल लिया, थोड़ा हमने चल लिया, तो कुल मिला के दूरी तय हो गई, समय कम लगेगा। ठीक है, इसलिए यहां पे स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों मिला के काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है भाई, अगर चोर पुलिस एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहा है चोर, पीछे जा रही है पुलिस। ठीक है, अब एक ही दिशा में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं पुलिस वाले की तरह, तो चोर भी आगे बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए आपकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब रिलेटिव स्पीड हो जाती है कम, क्योंकि भाई आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ते वक्त आप स्पीड को जोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ चलते वक्त आप स्पीड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की स्पीड काट रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर चोर आगे बढ़ रहा है तो काटने के लिए पुलिस भी तो पीछे आगे बढ़ रही है, तो चोर से अगर आगे निकलना है पुलिस को तो क्या करना पड़ेगा, और तेज चलानी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, इसका एक और बढ़िया उदाहरण है हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब ये होता क्या है सर, नदी का बहाव आप सबने देखा होगा, यदि आप नदी के बहाव के साथ अपनी यात्रा करते हैं उसे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मतलब आप और साथ में नदी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उसे कहते हैं हम क्या, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पर यदि आप और नदी दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं उसे आप कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब आप और नदी साथ में चलते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब आप और नदी अलग अलग दिशा में चलते हैं। ठीक है, यदि आप कभी नदी में नहीं खुदते हैं तो किसी भी बिल्डिंग में सीढ़ियां तो आपने चढ़ी होंगी, सीढ़ी चढ़ना आसान है कि उतरना आसान है? सर उतरना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है, हल्का सा खुद के शरीर को धक्का दो, अपने आप उतर जाते हैं। ठीक है, परंतु ऊपर चढ़ने में समय लगेगा, है कि नहीं, ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है। इसीलिए तो ये जो नीचे जाने वाला कॉन्सेप्ट डाउनस्ट्रीम वाला वो है, अब वो कहलाता है डाउनस्ट्रीम, और जो ऊपर जाने वाला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है अपस्ट्रीम। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज, अपस्ट्रीम में क्या होगा, नदी आपकी जो मेहनत है उसको काटेगी। ठीक है, क्योंकि भाई आप जाना चाह रहे हैं ऊपर, नदी का पानी फेंक रहा है आपको नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, नदी आपको सपोर्ट करेगी तो आपकी स्पीड में नदी के पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। तो अगर आप 2 कदम चलेंगे नदी का पानी आपको 2 और चलवा देगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, जैसे अगर आप सीढ़ियां उतर रहे हैं तो आप 2 सीढ़ी उतरते हैं, बाकी दोनों अपने आप फ्लो में उतर जाते हैं कई बार। ठीक है, और यदि आप तेजी से उतर रहे हैं तो आप, कई बार हमने देखा होगा कि आप तेजी से अगर उतर रहे हैं तो सामने जो दीवार है उससे हम टकरा भी जाते हैं, हालांकि स्पीड हमारी उतनी है, परंतु जो कि हमारी स्टेयर्स हैं वो हमें पुश करती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जहां पे यू कहा जाए किसको, भाई बोट की स्पीड को, और डब्ल्यू क्या कहा है, पानी की स्पीड को। स्टीम का मतलब पानी की स्पीड, नदी के बहाव की स्पीड। ठीक है, इफ इक्वल डिस्टेंस दैट इज m/n is 1:1 आर कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ u and v यूनिट्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि आपने समानांतर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो मतलब आप जितना डिस्टेंस गए हैं उतना ही आए हैं, या फिर एक बार में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही आगे भी कवर किया है, उस केस में क्या होता है, आपकी एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड हम निकालते हैं स्पीड का ही यूज करके, उसमें डिस्टेंस का उपयोग हम नहीं करते। फंडा क्या हो जाता है भाई, 2uv/u+v। ठीक है, इस पे हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें एप्लीकेशन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बस आपकी जानकारी के लिए यह है कि यदि डिस्टेंस का रेशियो 1:1 है, मतलब मान लीजिए मैं भोपाल से इंदौर, इंदौर से कहीं और गया, ठीक है,
तो दोनों जगह का डिस्टेंस अगर सेम ही है तो मैं स्पीड की ही मदद से एवरेज स्पीड भी निकाल सकता हूं। सामान्यतः जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, परंतु यहां पे वो मेहनत थोड़ी सी बच जाती है। चलिए यहां पर हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनका हम एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब यहां पे देखिए, इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मूविंग एट अ स्पीड S, क्या बोल रहा है वो आपसे ये बोल रहा है कि यदि एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि कहीं पे चल रही है, तो उसको यदि उसकी स्पीड है एक पर्टिकुलर, और आपसे पूछा जाता है कि भाई जैसे ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन के शुरू होने से पहले एक खंबा है, मतलब ट्रेन यहां शुरू हो रही है, खंबा यहां पे है मान लीजिए, ठीक है, तो इस खंबे को पार करने में, इस ट्री को पार करने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, भाई ट्रेन की लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, जहां पे L है लेंथ, तो मतलब अगर आपको लेंथ दी है तो लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। कल को अगर आपको ट्रेन की स्पीड दी होगी और समय पूछेंगे तो समय हो जाएगा ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो एक ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, कितनी है 500 मीटर, वो ट्रेन, या 500 मीटर ज्यादा होगा, मान लीजिए 100 मीटर है, चलिए ठीक है, अब वो ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर, या मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकेंड, कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। तो आपको मुझे बताना है कि रास्ते में, यदि ट्रेन के रास्ते में एक बीच में पेड़ है, मतलब पटरी के बाजू में, पटरी के ऊपर मत बोलना वरना ट्रेन चल नहीं पाएगी, यदि पटरी के बाजू में एक पेड़ है तो वो पेड़ कितनी देर में ट्रेन क्रॉस कर पाएगी वो आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे कि सर समय हो जाएगा 100/2, भाई इतनी दूरी तय करनी थी, इतनी हमारी स्पीड थी, तो आपका ये हो जाएगा 50 सेकेंड, ठीक है। हालांकि ट्रेन तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है, लेकिन ट्रेन तो पूरी क्रॉस करेगी ना, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा सर, ट्रेन को अपनी दूरी के ही बराबर उस पेड़ से आगे निकलना पड़ेगा, तो ट्रेन को 100 मीटर चलना पड़ेगा। इसके बारे में इस पे चर्चा हम कब करेंगे, जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। पासेस अ ब्रिज प्लेटफॉर्म स्टेशनरी ट्रेन ऑफ लेंथ L इन टाइम T, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 + L इज इक्वल्स टू S × T। अब देखो यहां पे सॉरी, अच्छा ये L + L है, छोटा L बड़ा L। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है वो, कि वो था पेड़ का केस, पेड़ हो गया, खंबा हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, तो भाई उनकी जो साइज होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हमारे डिस्टेंस को वो फर्क डाले, परंतु किंतु जब आप किसी ट्रेन का और एक ब्रिज का, मान लीजिए इन एग्जांपल ले रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, आप ट्रेन के लोको पायलट हैं, ठीक है, लोको पायलट मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है ट्रेन का, ठीक है, उसके लिए जो नाम है वो क्या है, लोको पायलट है, ये याद रखना। तो भाई लोको पायलट महोदय को अगर ये पता करना है कि मुझे कितने समय में इस ट्रेन को, मतलब मेरी जो ट्रेन है उसको ब्रिज पार करवाने में कितना समय लगेगा, यदि ये निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो ब्रिज पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब ब्रिज पार करने के लिए पूरी ट्रेन को, पूरे ब्रिज को पार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, पूरी ट्रेन को, ठीक है, पूरी ट्रेन को, जो पूरा ब्रिज है उसको पार करना पड़ेगा। तो मतलब ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी सर, ट्रेन को सबसे पहले तो खुद की दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि वो ब्रिज के आगे निकल पाए। तो जब वो खुद की दूरी तय करेगी, ठीक है, क्या वो निकल पाएगी ब्रिज से सर? ऐसा हर बार तो नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार ब्रिज ट्रेन की साइज से बड़ा हो सकता है और ट्रेन की साइज से छोटा भी हो सकता है। तो अगर आपने केवल ट्रेन तक की दूरी तय की तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, वो है ब्रिज की दूरी। ट्रेन अगर ब्रिज को पार करेगी तो मतलब देखो, मान लो ये है ब्रिज, ठीक है, ट्रेन यहां खड़ी है, ट्रेन को कहां तक जाना पड़ेगा सर? ट्रेन को पूरा ब्रिज पार करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी ट्रेन को आगे भी आना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि भाई ट्रेन ब्रिज के पार आ गई। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनना कि भाई ट्रेन पहले इधर है ब्रिज के इस तरफ, अब अगर ट्रेन को ब्रिज के उस तरफ पहुंचना है तो भाई ड्राइवर साहब को कितनी गाड़ी चलानी पड़ेगी सर? पहले तो पूरा ब्रिज पार करना पड़ेगा, और जब वो ब्रिज के इस कोने तक पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर उन्हें ट्रेन की पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि ट्रेन ब्रिज के पार निकल जाए।
ये आप अगर समझ गए तो फिर आप आसानी से अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से क्या बोला भाई, आपको ब्रिज की दूरी भी तय करनी पड़ेगी ताकि ट्रेन ब्रिज के ऊपर आ पाए, फिर आपको ट्रेन की स्वयं की दूरी भी नापनी पड़ेगी ताकि वो ट्रेन ब्रिज के पार निकल पाए। जब हम नॉर्मली कोई भी सवाल करते हैं, जैसे कार हो गया, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, तो उनकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हमारे सवाल के उत्तर पे कुछ अफेक्ट डाले, परंतु ट्रेन की लंबाई काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी लंबाई को हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ट्रेन की लंबाई और साथ में जिस भी चीज को पार कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई और ट्रेन हो, उन सब की दूरी को जोड़ के फिर आप निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का बेसिकली मसला है यहाँ पे, फंडा क्या है कि डिस्टेंस कितना होगा, बाकी स्पीड और टाइम तो आप निकाल सकते हैं। चलिए 8वां कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मूविंग विद स्पीड u क्रॉसेस अ कार स्लैश मूविंग विद स्पीड u इन टाइम देन। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यदि आप ये चाह रहे हैं कि कोई कार किसी ट्रेन को ओवरटेक कर ले, ठीक है, तो वो दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, वो दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। जब भी चीजें सेम दिशा में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि भाई कार की जितनी भी मेहनत होगी, ट्रेन अपनी स्पीड की वजह से उस मेहनत को काट देगा, इसलिए माइनस करना पड़ता है। ठीक है, पर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक तरफ से कार लेके आ रहे हैं, उधर ब्रिज से ऊपर से ट्रेन जा रही है, अब आपको सोचना है कि कितनी देर में मेरी कार इस ट्रेन को पार कर जाएगी। तो भाई देखो, दूरी दोनों को तय करनी थी, पर लेकिन ट्रेन जा रही है अपनी तरफ, आप जा रहे हैं अपनी तरफ, आप एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उल्टी दिशा में है, पर दूरी तय करने में दोनों अपना अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे कि यहां पे लिखा है, माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, जब सेम डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो भाई आप एक दूसरे की मेहनत को काट रहे हैं, इसीलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप मिल के दूरी को तय करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप ऐड करते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अब यहां पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि एक ट्रेन जिसकी लेंथ है L1, एक स्पीड है उसकी v और क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ L2। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपने पहले ट्रेन को एक स्टैंडिंग क्या कहते हैं उसको, पेड़ के पार करवाया, फिर आपने उसको ब्रिज के पार करवाया, फिर आपने उसको कार के पार करवाया, अब आप दूसरी ट्रेन के पार करवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि यदि एक दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस, और यदि अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड प्लस। ठीक है, और एक और चीज, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी दूरी अलग अलग हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जब आप किसी ट्रेन को पेड़ से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई उसमें क्योंकि पेड़ की इतनी ज्यादा मोटाई नहीं है, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वो मान्य नहीं रखता। वहीं पे यदि आपके पास एक ब्रिज आ जाता है या कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है तो भाई प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई इतनी होती है कि वो हमारी स्पीड और डिस्टेंस और समय को असर डाले, इसीलिए उनकी दूरी को हम जोड़ देते हैं कि हमें कितनी दूरी तय करनी है निश्चित। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई गाड़ी होती है तो भाई गाड़ी का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ उनकी स्पीड होती है, तो वहां पर स्पीड को जोड़ते या घटाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। यदि दो ट्रेनें हैं T1 और T2, ठीक है, अब अगर उनके बीच में आपको तय करना है कि यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा। सर यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई जो उनकी दूरी है वो हो जाएगी ऐड, दोनों का जो भी ट्रेन का लंबाई होगी वो हो जाएगी ऐड, जो उनकी स्पीड होगी वो हो जाएगी माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जितनी एक की मेहनत होगी दूसरा पीछे से आके उस मेहनत को काट देगा। ठीक है, उसके बाद समय हो जाएगा t, जितना आपको लगेगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई दूरी तो ऐड ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिला के दूरी को तय कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड हो जाएगी प्लस और समय रहेगा जो हमें निकालना है, यदि सवाल में नहीं दिया है तो। ठीक है, एक और चीज समझना, जब आप एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो मान लीजिए अगर चोर पुलिस आगे पीछे चल रहे हैं, तो जब पुलिस को अगर चोर के आगे निकलना है तो उसको ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्पीड में फिलहाल पुलिस ट्रैवल कर रही होगी, चोर की गाड़ी उस स्पीड को काट देगी। ठीक है,
तो ये जो काटने वाला कॉन्सेप्ट है ये माइनस है, पर जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए अगर चोर इस तरफ आ रहा है, उस तरफ से पुलिस आ रही है, तो फटाफट पकड़ ले, क्योंकि जो दोनों के बीच की दूरी है वो दोनों पार्टी तय कर रही हैं, तो कम समय लगेगा। भाई थोड़ा आपने किया थोड़ा हमने किया वाला यहाँ पे केस हो जाता है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले, उसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक, कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर, ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 250 मीटर लंबाई की है, ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 350 मीटर लेंथ इन 50 सेकेंड्स, ठीक है, व्हाट विल बी दिस ट्रेन टेक टू पास द प्लेटफॉर्म ऑफ 230 मीटर इन लेंथ। क्या करना है आपको, पहले एक आपको ज्ञान दिया है, एक आपको सिचुएशन दिया है, वहां से आप स्पीड निकालेंगे, उससे फिर दूसरी जगह पे उसको पुट करके अपना जवाब निकालेंगे। अब यहां ध्यान देना, आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है, आप उस ट्रेन के ड्राइवर हैं, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है, जैसे ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये हमने बना दिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म पे क्या करना है भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 350 मीटर। अब देखो यहां पे पास का मतलब क्या होता है भाई, पास का मतलब होता है कि सुनो ध्यान से, ट्रेन यहां से स्पीड आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते जाएगी, पूरा प्लेटफॉर्म पार करेगी, ठीक है, और यहां नहीं रुक जाएगी, वो पता है कहां रुकेगी, वो रुकेगी ये पूरा प्लेटफॉर्म कवर करने के बाद आगे बढ़ते हुए उस जगह पे रुकेगी जहां पे पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म के पार आ जाए। ये समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है। जब आप किसी कार की बात करते हैं या साइकिल की बात करते हैं तो उसमें ये वाला केस नहीं आता कि ट्रेन को और ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको केवल प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं तय करनी है, उसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्वयं की दूरी भी तय करनी है ताकि वो प्लेटफॉर्म के पार आ सके। अगर वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी दूरी नहीं तय करेगी तो वो प्लेटफॉर्म के आगे नहीं निकल पाएगी, उसको पास नहीं कर पाएगी, ये डिफरेंस है। तो कुल मिला के ट्रेन को इतनी पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी, 250 स्वयं की और 350 प्लेटफॉर्म की, तब जाके आप कह सकते हो कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पास कर लिया, मतलब पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म के आगे निकल गई। क्या आपको यह समझ में आया? आसान था जी सर। पास करने का मतलब ये होता है कि देखिए मान लीजिए भी मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, ठीक है, तो ये में हो गया ट्रेन, ये है प्लेटफॉर्म, तो मुझे पूरा आगे जाके यहां पे गायब होना पड़ेगा, इसे कहते हैं पास करना, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, पास करने का मतलब है पूरा आर पार निकल जाना। तो आर पार निकलने के लिए स्वयं की दूरी और साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करनी पड़ेगी। इनको आपने ऐड किया तो कुल मिला के ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी सर? ये हो जाएगा 0 0 5 और 5 10 3 2 5 1 6, तो भाई 600 मीटर तय करना पड़ा। डिस्टेंस था 600, टाइम लगा कितने, 50 सेकेंड लिखा है वहां पे देखो 50 सेकेंड। स्पीड कैसे निकालते हैं सर? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 50, शून्य से शून्य कैंसिल, 5 1 5, तो 12 मीटर पर सेकेंड है ट्रेन की स्पीड। भाई 12 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी, तब इन दोनों को मतलब स्वयं को और प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर पाएगी। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है सर? दूसरे केस में आपका डिस्टेंस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो चेंज कर दी है, 230 कर दिया उसको, ठीक है, तो आपकी दूरी हो जाएगी 230। डिस्टेंस हो जाएगा कितना सर? 5 और 3 8 2 2 4, तो ये हो जाएगा 480। ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड आपको पता है क्योंकि भाई वही ट्रेन है, बस खाली अगले स्टेशन की बात हो रही है और अब की बात समय आपको बताना है। तो भाई स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो टाइम हो जाएगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है भाई 480, आपकी स्पीड है 12 डिवाइड करोगे तो 40 सेकेंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 40 सेकेंड लगेंगे आपको उस दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में। क्या आपको सवाल समझ में आया? यस सर। क्या जवाब समझ में आया? जी सर। तो भाई जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, किसी को पार करेगी तो स्वयं की दूरी
ताकि वो पूरा पार निकल पाए और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी ताकि प्लेटफॉर्म के आगे निकल पाए। ठीक है, ये समझ में आया? एक बार आंसर हम देख लेते यदि है हमारे पास तो। जी हाँ, ऑप्शन ए 40 सेकंड सही है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप एक्सक्लूसिवली एनटीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं एक ही जगह पे। क्या करना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट गूगल सर्च करनी है, वहां पे आपको जैसे ही मिलेगा हमारा एनटीएससी का टैब, इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सैट में फिजिक्स अलग, सैट में केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, सोशल साइंस अलग और मैथ अलग। ठीक है, आपको जो भी चीज पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 अगर आपको पढ़ना है तो उसमें भाई 17 लेक्चर हैं, तो 17 के 17 लेक्चर आपको यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबके साथ हमने ड्यूरेशन भी लिख दिया ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सके किस तरीके से आपको एक हफ्ते में या एक दिन में कितने सेशंस देखने हैं। यहां पे पहुंचने के बाद आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा यहां पे हमारे सेशंस, हमारे वीडियो, जैसा कि हूबहू यूट्यूब पे होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे तो एक बात ये अच्छी होती है कि यहाँ पे ना आपको एडवर्टाइजमेंट परेशान करेगी, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, केवल आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारी चीजें एक ही जगह पे, एक ही फ्लो में, ताकि आप आसानी से चीजों को पढ़ पाए। कोई भी सेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो, इस प्रयास के लिए हमने पूरी एक वेबसाइट डिजाइन की है आपके लिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर एनटीएससी सेशन, जहां पे हमने सैट में मैथ सब्जेक्ट को तैयार करने का पूरा हमारा ये पूरा सेशन था, जिसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमारे टॉपिक का नाम था बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक। ऐसे टॉपिक जो आप कक्षा 6th 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ते हैं, पर बहुत ज्यादा एकदम हम ध्यान से नहीं पढ़ते कि ये टॉपिक भी हमारे एनटीएससी में आ सकता है। इन पे सवाल अक्सर आते हैं एनटीएससी में, क्योंकि आपके ये जनरल मैथमेटिक्स चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं परसेंटेज कैलकुलेशन में या फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर टाइम एंड वर्क में। इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको उसको भी देखना है, भूलना नहीं है। एक छोटा सा होमवर्क आपको ये करना है कि सारे सेशंस को एक बार रिवाइज करके सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे आप लिख लें ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, एंड यस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना वापस आपके पास आएगा, उतना ज्यादा आपका ज्ञान का वर्धन होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।